भारत की सरकार, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर सब अचानक से डिप्लोमेटिक सर्कल्स में काफी एक्टिव हो गए हैं, जिसके बाद यूक्रेन को भी 48 घंटों के अंदर भारत के ऊपर दी हुई अपनी स्टेटमेंट को वापस लेना पड़ गया है। क्या है ये पूरा मामला, उसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही, साथ में ईरान, अमेरिका, पाकिस्तान, इजराइल समेत काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं और ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये भारत के ऊपर क्या और कितना इम्पैक्ट डालेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में। न्यूज निकल कर आ रही है कि पीएम मोदी ने यूके यानी ब्रिटेन के न्यू प्राइम मिनिस्टर एंडी बर्नहम के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है। ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद दोनों लीडर्स ने फोन कॉल के ऊपर पहली बार बात की है और दोनों देशों के रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके साथ ही भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर सर ने भी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है, जिसमें जयशंकर सर ने ईरान से कहा है कि भारत के कमर्शियल शिप्स और क्रू मेंबर्स के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनको तुरंत प्रभाव से रोका जाए, उन्हें टारगेट ना बनाया जाए, ये भारत के लिए बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इसके साथ ही दोनों लीडर्स ने रीजनल डेवलपमेंट्स के ऊपर भी बात की है। इसके साथ ही एक और न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत में अमेरिका के एम्बेसडर सर्गियो गौर ये बांग्लादेश की विजिट के ऊपर गए हैं। अमेरिका ने इस साल के स्टार्टिंग में बांग्लादेश में वहां पर अपना एक स्पेशली एम्बेसडर भी अपॉइंट किया था, जो अभी भी वहां पर पोस्टेड है। ऐसे में सर्गियो गौर को बांग्लादेश जाने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी सर्गियो गौर न सिर्फ बांग्लादेश में गए हैं बल्कि वहां पर बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर खलीलुर रहमान के साथ मुलाकात की है। विदेश मंत्री के बाद बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान के साथ भी इन्होंने मुलाकात की है और एक डिटेल मीटिंग की है। तारिक रहमान के साथ इंटरेक्शन के बाद बांग्लादेश में जो वहां पर भारत के एम्बेसडर हैं, इंडियन एम्बेसडर दिनेश त्रिवेदी सर, सर्गियो गौर ने वहां पर जाकर इनके साथ भी मीटिंग की है। अब सर्गियो गौर दूसरी कंट्री में पोस्टेड भारत के एम्बेसडर से क्यों मीटिंग कर रहे हैं वो तो खैर पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिका बांग्लादेश के अंदर कुछ बड़ी प्लानिंग करने जा रहा है, क्योंकि सर्गियो गौर ने इंडियन एम्बेसडर के साथ मीटिंग करने के बाद वहां से सीधा रोहिंग्यास के रिफ्यूजी कैंप जाकर वहां पर रोहिंग्यास के साथ भी मुलाकात की है। इन्होंने रोहिंग्यों से पूछा है कि उनकी वहां पर क्या मांगे हैं और क्या वो वापस म्यांमार जाना चाहते हैं, बांग्लादेश में रहना चाहते हैं या फिर किसी और देश में जाना चाहते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और यूक्रेन के बारे में। पिछले कल हमने आपको बताया था कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने फाइनली यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर आंद्री सिबिया के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर ली है। अब इस फोन कॉल के बाद यूक्रेन की सरकार और जो भारत में यूक्रेन की एम्बेसी है, दोनों ने अपनी स्टेटमेंट 48 घंटों के बाद डिलीट कर दी है, विदड्रॉ कर ली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल यूक्रेन ने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट इशू की थी, जिसमें कहा था कि भारत की सरकार फॉरेन मिनिस्टर्स की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करने की हमारी रिक्वेस्ट नहीं मान रही है। भारत सरकार ने ब्लैक सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए अलग अलग एडवाइजरी जारी की है, जो दिखाता है कि भारत की सरकार ब्लैक सी में रशिया के थ्रेट को गंभीरता से नहीं ले रही है, जबकि भारत की सरकार को रशिया के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए कि रशिया पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन शिप्स को टारगेट ना करे, जिसमें भारतीयों का नुकसान हो रहा है। इसी स्टेटमेंट में यूक्रेन ने भारत सरकार से सवाल पूछा था कि क्या भारत दोबारा से रशिया के एम्बेसडर को सम्मन कर बुलाएगा और क्या भारत रशिया से एक्सप्लेनेशन मांगेगा या फिर नहीं, क्योंकि रशिया के हमले के कारण 13 इंडियन क्रू मेंबर्स अभी भी शिप के ऊपर फंसे हैं। ये यूक्रेन की स्टेटमेंट थी जो यूक्रेन ने डिलीट की है। अब ये साफ नजर आ रहा है कि स्टेटमेंट से यूक्रेन की सरकार भारत के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही थी। हालांकि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन तो ये स्टेटमेंट आने के बाद अगले दिन ही हो गई, लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की फोन कॉल के बाद यूक्रेन ने अपनी ये पूरी स्टेटमेंट विदड्रॉ कर दी है, रिमूव कर दी है और अब ये स्टेटमेंट यूक्रेन की भारत में एम्बेसी के अकाउंट और वेबसाइट से भी हटा दी गई है, यानी कि डिलीट कर दी गई है। भारत ने यूक्रेन को क्लियर किया है कि इस तरह की हरकत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये स्टेटमेंट हटाई जाए। अब यूक्रेन को भी पता है कि उन्होंने यहाँ पर एक रेड लाइन को क्रॉस कर लिया है, इसलिए यूक्रेन की सरकार ने भी चुपचाप कुछ बोले ये स्टेटमेंट हटा दी है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर के बारे में। पिछले साल जो पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करना था, इसलिए उस समय 7 मई को करतारपुर साहिब कॉरिडोर को बंद कर दिया गया था। तब से करतारपुर कॉरिडोर अभी तक नहीं खोला गया है, यानी कि 1 साल 3 महीने हो गए हैं, जिसके कारण सिख डिवोटीज करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान के गुरुद्वारा दरबार साहिब नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में अब देश की सबसे बड़ी सिख बॉडी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास कर भारत सरकार को एक लेटर लिखा था, जिसमें रिक्वेस्ट की गई थी कि सिख डिवोटीज के लिए करतारपुर कॉरिडोर को वापस से खोला जाए, ताकि सिख डिवोटीज गुरुद्वारा दरबार साहिब के दर्शन करने जा सकें। अकाली दल ने यह मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठाया था और आज सरकार ने पार्लियामेंट में इसके ऊपर जानकारी दी है और कहा है कि पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है जिसने हमें मजबूर किया हुआ है, सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण करतारपुर कॉरिडोर को बंद रखना पड़ रहा है। ये कहना है भारत की सरकार का।
इसके आगे भारत सरकार ने कोई भी प्रॉमिस नहीं किया है कि करतारपुर कॉरिडोर को कब खोला जाएगा, और सरकार का कहना है कि सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक होने के बाद ही सरकार खुद इस दिशा में आगे बढ़ेगी। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को करतारपुर कॉरिडोर वापस से रीस्टार्ट करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में $6.1 बिलियन का जंप देखने को मिला है, जिसके बाद भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $682 बिलियन तक पहुंच गए हैं। इसी साल के शुरुआत में 27 फरवरी को भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स ने ऑल टाइम हाई $728 बिलियन का मार्क टच किया था, लेकिन नेक्स्ट डे 28 फरवरी को ईरान अमेरिका वॉर स्टार्ट हो गया था और अब भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $728 बिलियन से गिरते गिरते एक समय पर तो 670 और 660 के आसपास पहुंच गए थे। लेकिन अब गुड न्यूज ये है कि धीरे धीरे रिकवरी हो रही है और अब भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स वापस से $682 बिलियन तक पहुंच गए हैं। इसके साथ ही इंडियन रुपीस की बात करें तो वीडियो रिकॉर्ड करते समय एक US डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस की वैल्यू 95 रुपीस 39 पैसे चल रही थी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि SCO संगठन की मीटिंग होनी है 31 अगस्त से 1 सितंबर को किर्गिस्तान में, जिसके लिए किर्गिस्तान ने SCO के सभी सदस्य देशों को इनविटेशन भेज दिया है। SCO कंट्रीज के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स किर्गिस्तान में इकट्ठा होंगे, सेम वैसे जैसे पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी SCO समिट को अटेंड करने के लिए चाइना गए थे। अब हुआ ये कि SCO समिट को होस्ट करने के बाद अगले साल के लिए जो SCO की चेयरमैनशिप होगी वो जानी है पाकिस्तान के पास, और अगले साल के लिए पाकिस्तान SCO समिट को होस्ट करेगा और मिनिस्टर से लेकर स्टेट हेड्स सभी मीटिंग्स के लिए SCO मेंबर्स को पाकिस्तान जब जब बुलाएगा वहां पर मीटिंग अटेंड करने जाना पड़ेगा। ऐसे में पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन से जब पूछा गया कि क्या वो अगले साल इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को SCO समिट के लिए पाकिस्तान बुलाएंगे, उसके जवाब में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया है कि वो अगले साल 2027 में SCO समिट होस्ट करेंगे। उसमें पाकिस्तान की तरफ से हर एक सदस्य देशों को आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें भारत का भी नाम आता है। पाकिस्तान ने कहा कि हम प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग सभी सदस्य देशों के लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स को इनविटेशन भेजेंगे, और SCO का भी कुछ ऐसा ही प्रोटोकॉल है। चेयर होने के नाते ये हमारी ऑब्लिगेशंस होंगी, सभी सदस्य देशों को आमंत्रण करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाएगा, ये कहना है पाकिस्तान का। अभी स्टेटमेंट से क्या इंडिकेशन मिलती है, पाकिस्तान क्या इंडिकेशन देना चाहता है वो तो खैर पता नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान कभी नहीं जाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या PM मोदी पाकिस्तान की इनविटेशन के ऊपर SCO समिट अटेंड करने पाकिस्तान जा सकते हैं, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट कर अपनी राय बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इजराइल और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूज 18 के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल साल 2024 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर योवाव गलांट के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था, और ये अरेस्ट वारंट गाजा में वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के आरोप में था। हालांकि इजराइल ने उसके बाद भी गाजा में अपना मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखा और गाजा को आज तक इजराइल ने पूरी तरह से फ्लैट कर दिया है। अब अमेरिका, इजराइल, भारत, चाइना, रशिया ये सब तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर्स ही नहीं है, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी समेत दुनिया के 125 देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सिग्नेटरी मेंबर्स हैं, जिसमें इजराइल के भी काफी सारे अलाइज हैं और जो देश इजराइल को मान्यता देते हैं वो भी इसमें शामिल है। अब ये तमाम देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसलों को मानते हैं, उनको अपने देश के अंदर इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ऐसे में अगर नेतन्याहू इन सब देशों की टेरिटरी के अंदर एंटर होते हैं तो उनको नेतन्याहू को तुरंत अरेस्ट कर ICC को सौंपना पड़ेगा। इस समय इजराइल के प्राइम मिनिस्टर उन कंट्रीज की विजिट तो नहीं कर रहे हैं जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर्स हैं, लेकिन एक और चीज देखने को मिल रही है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी विदेशी दौरे के ऊपर जाते हैं तो वो उन कंट्रीज की एयर स्पेस को भी अवॉइड कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की मेंबर्स हैं, उसकी सिग्नेटरी हैं। रिसेंटली बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका की विजिट के ऊपर गए थे, उस दौरान भी बेंजामिन नेतन्याहू का प्लेन रास्ते में कई सारे टर्न्स लेकर आया था और उस हर एक देश की एयर स्पेस को अवॉइड कर रहा था जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सिग्नेटरी है। अब हुआ ये कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दे रहे थे, उसी दौरान उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने ये चीज कंसीडर की है कि जब वो दूसरी कंट्रीज जाते हैं तो उनको वहां पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट को एनफोर्स करने के लिए अरेस्ट भी किया जा सकता है, दूसरे देश आपको हिरासत में भी ले सकते हैं। इसके जवाब में इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि अगर कोई भी देश मुझे अरेस्ट करने की कोशिश करता है या कोई देश मुझे डिटेन कर हिरासत में लेने की कोशिश करता है तो इजराइल उसके रिस्पॉन्स में स्टेप्स उठाने के लिए तैयार है। नेतन्याहू ने कहा कि मैंने इस बारे में सोचा है, हमारी स्पेशल फोर्सेस भी आगे पीछे घूम रही है
और इस सिचुएशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैंने उसमें भी यानी कि स्पेशल फोर्सेस में भी 5 साल तक सर्विस की है। अगर मैं किसी भारी देश में अरेस्ट होता हूँ तो इजराइल की स्पेशल फोर्सेस रिस्पॉन्ड करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी हैं। ये कहना है बेंजामिन नेतन्याहू का।